चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आइए अब सॉलिड स्टेट की केमिस्ट्री को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और इस क्लास में हम स्टडी करेंगे वॉइड्स के बारे में। अभी तक प्रीवियस क्लास में मैंने आपको यूनिट सेल बता दिया, लैटिस पॉइंट बता दिया, टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स बता दिए, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल बता दिया, पर्टिकुलर एक यूनिट सेल पे टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, ये सारा चीज हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। चलिए, आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे वॉइड्स के बारे में। आखिर वॉइड होता क्या है, आओ चलिए देखते हैं। वॉइड्स या इसी को ही बोला जाता है इंटरस्टिशियल वॉइड। इंटरस्टिशियल वॉइड, इंटरस्टिशियल वॉइड्स। इंटरस्टिशियल वॉइड्स क्या होता है? इंटरस्टिशियल वॉइड्स, इसके बारे में बातें करते हैं। तो देखिए, जब भी कोई सॉलिड के अंदर क्रिस्टल लैटिस बनता है तो उस क्रिस्टल लैटिस के प्रत्येक फेस पर जो कॉर्नर अटैच होते हैं, उन कॉर्नर्स पर जो लैटिस पॉइंट एग्जिस्ट करता है, वो लैटिस पॉइंट सॉलिड के अंदर बहुत पास स्थित होता है, जिसके कारण किसी भी सॉलिड के ऊपर या सॉलिड के अंदर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल में ट्रांजिशनल मोशन नहीं पाया जाता। दैट मीन्स कोई भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकता, ट्रांजिशनल मोशन एब्सेंट रहते हैं। बट सॉलिड के केस में ये हम जानते हैं और ये हम पढ़ चुके हैं कि सॉलिड के अंदर जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, वो अपने मीन पोजीशन पर वाइब्रेट करते रहते हैं। दैट मीन्स सॉलिड में वाइब्रेशनल मोशन पाया जाता है। तो हम इंटरस्टिशियल वॉइड्स के बारे में ये पढ़ेंगे कि कोई भी क्रिस्टल लैटिस में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का जो अरेंजमेंट होता है वो बहुत पैक्ड होता है, वो बहुत पास होते हैं। बावजूद इसके पास होने के कुछ स्पेस, वैकेंट स्पेस सॉलिड के अंदर बच जाता है। इसे ही बोला जाता है इंटरस्टिशियल स्पेस। क्या लिखेंगे इंटरस्टिशियल स्पेस के बारे में? ये कहेंगे कि दीज आर vacant space, these are vacant space present in between atoms, these are the vacant space present in between atom in crystal lattice, इन क्रिस्टल लैटिस। किसी भी क्रिस्टल जालक में अणुओं के या परमाणुओं के मध्य बचा हुआ रिक्त स्थान ही कहलाता है आपका अंतराकाशीय रिक्ति या इंटरस्टिशियल वॉइड्स। ये जो वॉइड्स होते हैं, ये वॉइड्स के मेनली 2 टाइप्स होते हैं। ये वॉइड्स जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका 2 डायमेंशनल वॉइड और एक होता है आपका 3 डायमेंशनल वॉइड। एक होता है आपका 2 डायमेंशनल वॉइड और दूसरा होता है आपका 3 डायमेंशनल वॉइड। एक होता है 2 डायमेंशनल वॉइड और एक होता है 3 डायमेंशनल वॉइड। ये जो 2 डायमेंशनल वॉइड होता है, इसके अंदर हम स्टडी करेंगे 2 प्रकार के वॉइड्स के बारे में। एक है आपका ट्राइगोनल वॉइड और दूसरा है स्क्वायर प्लैनर वॉइड। ठीक उसी प्रकार से जो 3D वॉइड है, ये 3D वॉइड 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका टेट्राहेड्रल वॉइड, दूसरा होता है आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड और तीसरा होता है आपका क्यूबिक टाइप वॉइड, जिसमें से क्लास 12th के अंतर्गत हम केवल स्टडी करेंगे केवल ट्राइगोनल वॉइड,
टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बारे में। ये टोटल 3 ही वॉइड के बारे में हम स्टडी करेंगे। चलिए आगे बात करते हैं।
ये लीजिए, बात करते हैं ट्राइगोनल वॉइड। तो ट्राइगोनल वॉइड जो होता है, ये ट्राइगोनल वॉइड तीन गोलों से एक ही सरफेस पे मिलने से बनता है। ये जो ट्राइगोनल वॉइड होता है, देखिएगा ट्राइगोनल वॉइड के बारे में मैं क्या कह रहा हूं। ये जो ट्राइगोनल वॉइड होता है, ये ट्राइगोनल वॉइड इस प्रकार से तीन गोलों के एक ही समतल पर मिलने से बनता है। कॉपी, ये लीजिए, इस प्रकार से ट्राइगोनल वॉइड किसे कहते हैं? जो तीन एटम आपस में एक ही सरफेस में अरेंज होते हैं, इसके परिणाम स्वरूप जो इंटरस्टेल स्पेस इनके बीच में जो बच जाता है, इसे ही बोला जाता है ट्राइगोनल वॉइड। ये जो वॉइड बचा इसी को बोलते हैं ट्राइगोनल वॉइड। ये होता है आपका ट्राइगोनल वॉइड। चलिए क्या लिखेंगे ट्राइगोनल वॉइड के बारे में? तो हम ये लिख सकते हैं ट्राइगोनल वॉइड के लिए कि दिस टाइप ऑफ वॉइड आर form in between three atoms arranged in a plane। तीन एटम के एक ही सतह पर अरेंज होने से जो वॉइड का फॉर्मेशन होता है, उसे ही बोला जाता है ट्राइगोनल वॉइड। ये यहाँ पर जो वॉइड प्रेजेंट है, रिक्त स्थान, वैकेंट स्पेस बचा हुआ है, इसी को ही बोला जाता है ट्राइगोनल वॉइड। नेक्स्ट सेकंड बता देता हूँ, स्क्वायर प्लेनर वॉइड। स्क्वायर प्लेनर वॉइड क्या होता है? चलिए देखिएगा, स्क्वायर प्लेनर वॉइड आर फॉर्म्ड इन बिटवीन फोर एटम। चार एटम्स के आपस में मिलने से इस प्रकार के वॉइड का फॉर्मेशन होता है। ये लीजिए, जिन चार एटम के सेंटर्स को मिलाने पर हमको एक स्क्वायर का फॉर्म होता है, इसे ही बोला जाता है स्क्वायर प्लेनर वॉइड। ये वॉइड जो है यही कहलाता है आपका स्क्वायर प्लेनर वॉइड। नेक्स्ट देखते हैं 3D टाइप वॉइड। 3D टाइप वॉइड इसके अंतर्गत हम स्टडी करेंगे तीन प्रकार के, टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड और क्यूबिक वॉइड। क्यूबिक वॉइड ये आपके सिलेबस में नहीं है, स्क्वायर प्लेनर वॉइड ये भी आपके सिलेबस में नहीं है। टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होता है, ये हमको समझना है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बारे में ये कहा जाता है कि इस प्रकार का जो वॉइड होता है वो चार गोलों के मध्य बनता है, जिसमें से तीन गोले एक ही प्लेन पर अरेंज होते हुए ट्राइगोनल वॉइड का फॉर्म करते हैं, और इसी जो ट्राइगोनल वॉइड है इसी के ऊपर चौथा गोला आता है। ये पहला हुआ ट्राइगोनल वॉइड। ये देखिए, ये ट्राइगोनल वॉइड, इसको मैंने सामने लाया, एक दो तीन गोले अरेंज है, इसके बीच में जो वॉइड है इसको बोलते हैं ट्राइगोनल वॉइड। चौथा जो एटम आएगा इसी ट्राइगोनल वॉइड के ऊपर में आता है। इस प्रकार इन चार गोलों के मध्य बनने वाला जो वॉइड होता है उसे ही बोला जाता है टेट्राहेड्रल वॉइड। चलिए टेट्राहेड्रल वॉइड दिखाता हूं मैं आपको कि टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे बनता है। ये लीजिए, टेट्राहेड्रल वॉइड कुछ ऐसे बनता है। टेट्राहेड्रल वॉइड ये हो गया आपका तीन एटम जो एक ही प्लेन पर प्रेजेंट है। ये जो तीन एटम होते हैं वो एक ही प्लेन पर प्रेजेंट होते हैं, और जो चौथा एटम आने वाला है वो चौथा एटम इसी ट्राइगोनल वॉइड के ऊपर में आता है इस प्रकार से। और इस प्रकार चार गोलों के मध्य जो स्मॉल अमाउंट या स्मॉल वैकेंट स्पेस बच जाता है, इसे ही बोला जाता है
टेट्राहेड्रल वॉइड, इसको ही बोला जाता है टेट्राहेड्रल वॉइड। ये जो रिक्त स्थान बच गया यही कहलाता है आपका टेट्राहेड्रल वॉइड। क्या लिखेंगे इसके बारे में? तो दिस टाइप ऑफ वॉइड, these type of voids are formed in between four atoms. These type of voids are formed in between four atoms, in which three atoms are arranged in a plane to form trigonal void. एंड यहां पर लिख रहा हूं, इसके आगे मैं लिख रहा हूं यहां पर, एंड फोर्थ एटम आर अरेंज्ड above of trigonal void। ये लीजिए, इस प्रकार से टेट्राहेड्रल वॉइड जो होता है वो चार एटम्स के बीच में बनता है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बारे में पढ़ते हैं। ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होता है? तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बारे में ये कहा जाता है कि इस प्रकार के वॉइड या ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो होता है वो 6 एटम के बीच में बनता है, और वो 6 एटम में से एक जो सरफेस पर होता है उसमें 3 एटम अरेंज होते हैं, और जो जस्ट उसके नीचे या जस्ट उसके ऊपर 3 एटम दूसरे सरफेस पर अरेंज्ड होते हैं। बट तीनों एटम का जो डायरेक्शन होता है वो डिफरेंट होता है, और इस प्रकार से जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है उसमें डबल ट्रायंगल बट अपोजिट डायरेक्शन में बनते हुए दिखाई देता है। चलिए ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के बारे में बात करता हूं। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो होता है उसके बारे में बात करता हूं। ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ये तो हो गया आपका ट्राइगोनल, स्क्वायर, प्लेनर और इसको हटा दिया मैंने। बात कर रहे हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के बारे में। तो ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता क्या है? ये 6 एटम के बीच में बनता है। देखिएगा, ये लीजिए, एक एटम ये रहा, दूसरा एटम इस प्रकार से अरेंज होगा, और तीसरा एटम इस प्रकार से अरेंज होगा। और ये तो हो गया एक सरफेस पर ट्रायंगुलर, 3 एटम जो होते हैं एक सरफेस पर अरेंज होते हैं। ठीक उसी प्रकार से 3 जो एटम है इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन पर अरेंज होंगे। 3 जो एटम है वो जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन पर अरेंज होंगे। ये लीजिए, एक एटम तो ये हो गया इस प्रकार से, दूसरा एटम हो जाएगा ये, और तीसरा एटम ये इस तरीके से। और इस प्रकार 6 एटम के बीच में जो स्पेस बच जाता है इसे ही बोला जाता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। यही कहलाता है आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और जब कभी भी ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता है तो देखिए क्या यहाँ पर निर्मित होता है। एक तो ट्रायंगल बन रहा है यहाँ से, एक ट्रायंगल जो बन रहा है वो यहाँ से बन रहा है,
ये लीजिए, एक ट्रायंगल ये अपर सरफेस पर जो गोला है वहां से बनेगा, एक ट्रायंगल ये, और एक विपरीत ट्रायंगल बन रहा है इस तरीके से। दैट मीन्स कुछ इस प्रकार से ट्रायंगल बट अपोजिट डायरेक्शन बनते हुए आपको दिखाई दे रहा होगा। ये लीजिए, ये होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। बात कर लेते हैं रिलेटिव रेडियस के बारे में। तो रिलेटिव रेडियस ऑफ वॉइड्स, वॉइड्स की रिलेटिव रेडियस की बात करें, वॉइड्स मतलब क्या है, एक वेकेंट स्पेस है, और वेकेंट स्पेस है उसका कुछ ना कुछ तो रेडियस होगा। तो ये कहा जाता है कि ये जो ट्राइगोनल वॉइड होता है, ये ट्राइगोनल वॉइड, इस ट्राइगोनल वॉइड का जो रिलेटिव रेडियस सबसे कम होता है, इससे ज़्यादा होता है आपका टेट्राहेड्रल वॉइड्स का, और इससे ज़्यादा होता है आपके ऑक्टाहेड्रल वॉइड का रिलेटिव रेडियस। ऑक्टाहेड्रल वॉइड और स्क्वायर प्लेनर वॉइड, स्क्वायर प्लेनर वॉइड, इसका जो रिलेटिव रेडियस होता है वो लगभग इक्वल होता है, और सबसे बड़ा रेडियस जो होता है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड का होता है। ये लीजिए, आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो रिलेटिव रेडियस का ऑर्डर है ये कुछ इस प्रकार से होता है। क्लियर है? चलिए, इस तरीके से मैंने आपको कंप्लीट जो सिलेबस है उसमें आने वाले वर्ड्स के बारे में डिस्कस किया। अब हम आगे चलते हैं, और आगे चलते हुए हम बात करेंगे अपूर्णताएं, सॉलिड के अंदर पाए जाने वाले इम्परफेक्शन के बारे, अपूर्णताओं के बारे में। इसे ही पॉइंट डिफेक्ट भी बोला जाता है। कोई भी क्रिस्टल लैटिस है, चलिए समझते हैं, कोई क्रिस्टल लैटिस है तो क्रिस्टल लैटिस में कंस्टिट्यूएंट्स जो पार्टिकल होते हैं वो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल आपस में पास पास स्थित होते हैं, और पास पास एक नियमित रेगुलर मैनर में अरेंज्ड होते हैं। मैं क्या कह रहा हूं समझिएगा, मैं ये कह रहा हूं हमारा टॉपिक जो चल रहा है वो यहां पर है इम्परफेक्शन ऑफ सॉलिड, इम्परफेक्शन ऑफ सॉलिड, इम्परफेक्शन ऑफ सॉलिड, इसे ही बोला जाता है पॉइंट डिफेक्ट, बिंदु त्रुटि कहा जाता है। ये लीजिए इम्परफेक्शन ऑफ सॉलिड, या इसी को बोला जाता है पॉइंट डिफेक्ट। क्या होता है, कोई भी क्रिस्टल लैटिस जब होता है तो उस क्रिस्टल लैटिस में केटायन और एनायन का नियमित या रेगुलर मैनर में अरेंजमेंट होता है। क्या कह रहा हूं, ध्यान दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, यदि एक क्रिस्टल लैटिस इस प्रकार से है तो इसमें पाए जाने वाले जो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल होंगे वो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल, ये लीजिए, एक नियमित क्रम में अरेंज होंगे। यही तो हमने पढ़ा है क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल होता है वो रेगुलर मैनर में अरेंज होता है। ठीक, अरेंज जो होता है रेगुलर मैनर में होता है, बट पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है, जब भी कभी कोई क्रिस्टल लैटिस के अंदर पाए जाने वाला जो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल है इसके अरेंजमेंट में कोई डेविएशन आता है तो उत्पन्न होने वाली जो त्रुटि है उसे बोला जाता है इम्परफेक्शन ऑफ सॉलिड या पॉइंट डिफेक्ट। मैंने क्या कहा, चलिए लिखते हैं पॉइंट डिफेक्ट होता क्या है। मैंने ये कहा इम्परफेक्शन ऑफ सॉलिड या पॉइंट डिफेक्ट के बारे में कि एनी क्रिस्टल लैटिस the arrangement of atom are regular manner, but any crystal lattice the arrangement of atom are regular manner, but if the arrangement
if the arrangement of atoms are deviated, then the defect are formed called point defect, इसे ही क्या कहा जाता है, पॉइंट डिफेक्ट कहा जाता है। जब भी कोई क्रिस्टल लैटिस में ये जो अरेंजमेंट है वो अरेंजमेंट बिगड़ जाएगा या डेविएट हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर ये लीजिए फॉर एग्जांपल मैं इसको बनाता हूँ, यदि यहाँ पर कोई केटायन प्रेजेंट है, यहाँ पर एन आयन, ये केटायन, उसी प्रकार से ये आपका एन आयन, ये केटायन, ये आपका केटायन एन आयन, और ये आपका एन आयन और ये केटायन, ये आपस में अरेंज्ड है कुछ इस प्रकार से। इसको बोलते हैं हम लोग आइडियल क्रिस्टल। जब भी कभी इस आइडियल क्रिस्टल से ये जो एटम्स का अरेंजमेंट है ये डेविएटेड हो जाएगा, दैट मीन्स या तो यहाँ से कोई एनायन गायब हो जाए या तो यहाँ से कोई केटायन गायब हो जाए, तो इस प्रकार से जो क्रिस्टल हमको प्राप्त हुआ इसी को ही बोलेंगे इम्परफेक्शन ऑफ सॉलिड या फिर इम्प्योर सॉलिड या पॉइंट डिफेक्ट। यही क्या कहलाता है आपके सॉलिड के अंदर, पॉइंट डिफेक्ट। ये पॉइंट डिफेक्ट या फिर इम्परफेक्ट सॉलिड, इम्परफेक्ट सॉलिड, ये लीजिए इम्परफेक्ट सॉलिड ये कहलाता है। ये जो पॉइंट डिफेक्ट होता है, ये जो पॉइंट डिफेक्ट होता है, ये टोटल पॉइंट डिफेक्ट जो होता है ये आपके 3 प्रकार के होते हैं। ये जो पॉइंट डिफेक्ट होता है ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका वन डायमेंशनल पॉइंट डिफेक्ट, सॉरी पहला होता है आपका स्टोकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। एक होता है आपका स्टोकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट, दूसरा होता है आपका नॉन स्टोकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट, नॉन स्टोकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट, और तीसरा होता है आपका इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। ये लीजिए ये 3 प्रकार के पॉइंट डिफेक्ट की स्टडी हमको सॉलिड के अंदर करना है। ये टोटल 3 प्रकार के पॉइंट डिफेक्ट की स्टडी करना है। पॉइंट डिफेक्ट 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है स्टोकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट, दूसरा होता है नॉन स्टोकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट, और तीसरा होता है इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। एक इसको बोलते हैं स्टोकियोमेट्रिक, नॉन स्टोकियोमेट्रिक। इम्प्यूरिटी डिफेक्ट का मतलब हिंदी में अशुद्धि त्रुटि होती है। चलिए बात करते हैं स्टोकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। स्टोकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है मैं आपको बताता हूं। उससे पहले बताता हूं कि स्टोकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट के अंदर हमको पढ़ना क्या है। स्टोकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका शॉटकी डिफेक्ट और दूसरा होता है फ्रैंकल डिफेक्ट। ठीक उसी प्रकार से नॉन स्टोकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट के अंदर होता है एक्सेस ऑफ मेटल एक्सेस के बारे में। इसमें हम स्टडी करेंगे एनायनिक वैकेंसी और दूसरा स्टडी करेंगे एक्स्ट्रा केटायन। क्या क्या होता है देखिए। स्टोकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट के अंदर हमको स्टडी करना है शॉटकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट। चलिए पहला स्टडी करना है हमको शॉटकी डिफेक्ट और दूसरा फ्रैंकल डिफेक्ट। उसी प्रकार से जो नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट होता है या नॉन स्टोकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट होता है, इसमें स्टडी करना है हमको 2 प्रकार का। एक है आपका इसके अंदर स्टडी जो करना है, एक स्टडी करना है ड्यू टू प्रेजेंस
ऑफ एनायनिक वैकेंसी, एनायनिक वैकेंसी, और दूसरा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा केटायन, एक्स्ट्रा केटायन, इसके बारे में स्टडी करना है। चलिए सबसे पहले तो मैं बोलता हूं स्टोइकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है। तो स्टोइकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट के अंतर्गत हम ये बोलते हैं कि उस प्रकार के दोषपूर्ण क्रिस्टल जो क्रिस्टल सूत्र का पालन करता हो, इसे बोला जाता है स्टोइकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। स्टोइकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट जिस प्रकार के क्रिस्टल में पाया जाता है उसमें केटायन और एनायन का जो रेशियो होता है वो हमेशा समान होता है। मैंने दो बातें बोली, मैंने क्या क्या बातें बोली कि जो स्टोइकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट होता है, इस प्रकार के जो डिफेक्ट दोषपूर्ण क्रिस्टल पाया जाता है उन क्रिस्टलों में जो केटायन और एनायन का रेशियो होता है वो समान होते हैं, और इस प्रकार का जो क्रिस्टल लैटिस है वो क्रिस्टल सूत्र का पालन करता है। क्रिस्टल के जो केमिकल फॉर्मूला होता है उसको फॉलो करता है। स्टोइकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट क्या लिखेंगे सबसे पहले, तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। स्टोइकियोमेट्रिक फिर से लिखते हैं। चलिए स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट ये क्या होता है। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट इसमें लिखेंगे when impure क्रिस्टल, दोषपूर्ण क्रिस्टल को ही इम्प्योर क्रिस्टल कह रहे हैं। when impure crystal is follow the stoichiometric, follow the crystal formula, follow the crystal formula, the crystal formula। एक क्रिस्टल फॉर्मूला कुछ और नहीं होता है, एक केमिकल ही फॉर्मूला होता है किसी भी सॉलिड के। सॉलिड के केस में जो केमिकल फॉर्मूला होगा, केमिकल फॉर्मूला होगा उसे ही बोला जाता है सॉलिड में क्रिस्टल फॉर्मूला। व्हेन इम्प्योर क्रिस्टल इज फॉलो द क्रिस्टल फॉर्मूला देन it is called stoichiometric defect, stoichiometric defect, stoichiometric defect। इन stoichiometric defect ये लिखेंगे इन stoichiometric defect, in stoichiometric defect the ratio of cation and anion, in stoichiometric defect the ratio of cation and anion are same, this is called stoichiometric defect। ये stoichiometric defect जो होता है, these are two types, these are two types। फर्स्ट है आपका शॉर्टकी, डिफेक्ट। सेकंड है आपका फ्रैंकेल डिफेक्ट। ये लीजिए
चलिए शॉटकी डिफेक्ट और फ्रेंकल डिफेक्ट को स्टडी करते हैं। पहला हेडिंग डालिएगा आप लोग, शॉटकी डिफेक्ट और फ्रेंकल डिफेक्ट। ये लीजिए शॉटकी डिफेक्ट और फ्रेंकल डिफेक्ट। पहला हेडिंग डालिए शॉटकी डिफेक्ट। शॉटकी डिफेक्ट होता क्या है इसके बारे में बात करते हैं। चलिए, यदि कोई क्रिस्टल है, उस क्रिस्टल का अरेंजमेंट कुछ इस प्रकार A प्लस B माइनस A प्लस B माइनस और A प्लस, ठीक उसी प्रकार से ये B माइनस A प्लस B माइनस A प्लस ये लीजिए, ये कोई क्रिस्टल लैटिस है, ये कोई क्रिस्टल लैटिस है। इस क्रिस्टल लैटिस को बोलेंगे हम लोग परफेक्ट क्रिस्टल स्टडी क्रिस्टल लैटिस या फिर आइडियल क्रिस्टल लैटिस। इस प्रकार का जो क्रिस्टल लैटिस है, इसमें केटायन और एनायन का अरेंजमेंट रेगुलर मैनर में है, लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट में शॉटकी डिफेक्ट की स्टडी की जा रही है। शॉटकी टाइप का डिफेक्ट किसको बोला जाता है, तो इसके लिए ये बोला जाता है कि जब भी कभी कोई क्रिस्टल लैटिस में एक केटायन और एक एनायन अपने स्थान को अपने क्रिस्टल लैटिस के अंदर अपने स्थान को छोड़कर चले जाने के कारण उत्पन्न होता है। क्या बोला मैंने शॉटकी डिफेक्ट के बारे में? शॉटकी डिफेक्ट इस प्रकार की त्रुटि जब भी कभी कोई क्रिस्टल लैटिस में एक केटायन और एक एनायन अपने क्रिस्टल लैटिस को छोड़कर चला जाता है, जिसके कारण इस प्रकार की त्रुटि उत्पन्न होती है, इसे बोलते हैं शॉटकी डिफेक्ट। क्या कहा मैंने, समझिएगा। मैंने कहा कि जब भी कोई क्रिस्टल लैटिस है, आइडियल क्रिस्टल लैटिस, उसमें से एक केटायन और एक एनायन का अपने स्थान को छोड़कर, ये हो गया आपका केटायन और ये हो गया एनायन का अपना स्थान छोड़कर क्रिस्टल जालक से बाहर चले जाने के कारण जिस प्रकार की त्रुटि उत्पन्न होती है, उसे ही बोला जाता है शॉटकी डिफेक्ट। इसे ही बोला जाता है शॉटकी डिफेक्ट। और इस शॉटकी डिफेक्ट के अंतर्गत जो नंबर ऑफ केटायन है और एनायन है, उसका रेशियो फिक्स रहता है, क्योंकि समान संख्या में एक केटायन गया है तो एक एनायन गया है। इस प्रकार जो शॉटकी डिफेक्ट होता है वो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के अंतर्गत आता है, जिसमें केटायन और एनायन का रेशियो समान होता है। तो ये क्रिस्टल सूत्र को या क्रिस्टल फॉर्मूला को फॉलो करता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपका कोई क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मूला A8B8 है। अब इसमें से एक केटायन और एक एनायन चला गया तो ये हो जाएगा A7B7। तो ये क्रिस्टल फॉर्मूला को तो फॉलो कर रहा है, स्टोइकियोमेट्रिक फॉर्मूला को फॉलो कर रहा है। इसका भी रेशियो 1:1, इसका भी रेशियो 1:1। तो इस प्रकार जो शॉटकी डिफेक्ट है वो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के अंतर्गत आता है। और इस प्रकार के शॉटकी डिफेक्ट का जो उत्पत्ति होता है वो किसी भी क्रिस्टल जालक में एक केटायन और एक एनायन का अपना स्थान छोड़कर चले जाने के कारण उत्पन्न होता है। इसको बोलते हैं शॉटकी डिफेक्ट। और जब कभी भी शॉटकी डिफेक्ट आता है तो इससे क्रिस्टल पर कुछ प्रभाव पड़ते हैं। वो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ शॉटकी डिफेक्ट ये है। पहला कॉन्सिक्वेंसेस में लिखना डेंसिटी। पहला क्या है, डेंसिटी। अगर किसी भी क्रिस्टल लैटिस में शॉटकी टाइप का डिफेक्ट पाया जा रहा है तो उसकी डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, डेंसिटी डिक्रीजेस। दूसरा बात करता हूं कंडक्टिविटी, चालकता। तो चालकता जो है चालकता इंक्रीज हो जाता है। और तीसरा डाई इलेक्ट्रिक
कांस्टेंट परावैद्युतांक नॉट अफेक्टेड, इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, ये लीजिए। और इस प्रकार की जो त्रुटि है, शॉटकी टाइप का डिफेक्ट जो है वो ऐसे सॉलिड में पाया जाता है जिनके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होता है। फॉर एग्जांपल NaCl, फॉर एग्जांपल NaCl, दूसरा है आपका सीजियम क्लोराइड, तीसरा है आपका पोटेशियम क्लोराइड। इस प्रकार के सॉलिड जिनके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू हाई होती है, इनमें शॉटकी प्रकार का डिफेक्ट पाया जाता है। क्लियर हुआ होगा आपको। चलिए, शॉटकी टाइप के डिफेक्ट के बाद अब मैं डिस्कस करूंगा फ्रेंकल टाइप का डिफेक्ट। फ्रेंकल डिफेक्ट क्या होता है? फ्रेंकल डिफेक्ट इसको आप समझिएगा। फ्रेंकल डिफेक्ट ये लीजिए, फ्रेंकल, यहां पर फ्रेंकल, फ्रेंकल डिफेक्ट, फ्रेंकल डिफेक्ट के विषय में यहां हम चर्चा करेंगे। फ्रेंकल डिफेक्ट होता क्या है, तो ध्यान से समझना। इस प्रकार की त्रुटि में, फ्रेंकल प्रकार की त्रुटि में कोई भी केटायन अपना स्थान छोड़कर, इस प्रकार की त्रुटि में क्या होता है, जब भी कोई क्रिस्टल में कोई केटायन अपना स्थान छोड़कर इंटरस्टिशियल स्पेस में जाकर फंस जाता है, जिसके कारण एक सेंटर, जिसके कारण एक वैकेंट सेंटर का फॉर्मेशन होता है, और इस प्रकार की त्रुटि को फ्रेंकल त्रुटि कहा जाता है। और इस प्रकार कोई भी क्रिस्टल लैटिस जो होता है इलेक्ट्रॉनिकली न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रॉनिकली न्यूट्रल ही होगा क्योंकि इसमें जितने केटायन पाए जा रहे हैं उतने ही एनायन पाए जा रहे हैं। हाँ, पोजीशन जरूर चेंज किया है, जिसके कारण इस प्रकार के पॉइंट इफेक्ट के कारण, इस फ्रेंकल त्रुटि के कारण इस क्रिस्टल लैटिस में कुछ कॉन्सिक्वेंसेस का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि पहला बात कर रहा हूं डेंसिटी, तो डेंसिटी इसमें अगर बात करें तो डेंसिटी नॉट अफेक्टेड होता है, नॉट अफेक्टेड, क्योंकि क्रिस्टल लैटिस से कुछ भी बाहर नहीं जा रहा है तो डेंसिटी में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, जितने केटायन है उतने ही एनायन है। तो इस प्रकार के जो डिफेक्ट है उसमें डेंसिटी, बिल्कुल भी डेंसिटी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बट कंडक्टिविटी के बारे में बात करता हूं। कंडक्टिविटी ये तो इंक्रीज हो जाता है, कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। अरे इंक्रीज ये कैसे होता है इंक्रीज? देखो, ये वैकेंट स्पेस बचा, इस वैकेंट स्पेस को जैसे ही देखेगा ये एनायन इस पोजीशन को ऑक्यूपाई करेगा, जिसके कारण यहाँ पर एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, फिर ये केटायन यहाँ आएगा, यहाँ वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, फिर ये यहाँ जाएगा। तो ये लगातार आयंस का मूवमेंट होगा, जिसके कारण इस क्रिस्टल लैटिस का कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी ये B- यानी कि कोई एनायन इस ब्लैंक वैकेंट स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा, जिसके कारण यहाँ पर वैकेंसी क्रिएट होगी, यहाँ वैकेंसी देखकर ये केटायन यहाँ जाएगा, यहाँ वैकेंसी क्रिएट होगी, और लगातार ये मूवमेंट चलता रहेगा, जिसके कारण क्रिस्टल लैटिस का जो कंडक्टिविटी है वो बढ़ जाता है। तीसरा बात करता हूँ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पर नॉट अफेक्टेड, सॉरी नॉट अफेक्टेड नहीं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पर इंक्रीज हो जाती है। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पर इंक्रीज हो जाती है, इंक्रीजेस, ये लीजिए। तो इस प्रकार से मैंने आपको शॉटकी डिफेक्ट और फ्रेंकल डिफेक्ट के बारे में बताया। ठीक, अब अगला हमको पढ़ना है स्टोइकियोमेट्रिक के बाद नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। आप क्या लिखेंगे? व्हेन इम्प्योर क्रिस्टल इज नॉट फॉलो, क्या लिखेंगे? इज नॉट फॉलो द क्रिस्टल फॉर्मूला, देन इट इज कॉल्ड नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। और दूसरा पॉइंट लिखेंगे, इन नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट द रेशियो ऑफ केटायन एंड एनायन आर not same. These are
टू टाइप्स। चलो मैं इसी में सुधार देता हूं, क्या लिखेंगे, नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। यहां पर आ जाएगा आपका नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट व्हेन इम्प्योर क्रिस्टल इज not follow the crystal formula, chemical formula, then it is called non-stoichiometric defect. Then it is called a non-stoichiometric defect. In non-stoichiometric defect, the ratio of cation and anion are same की जगह लिखेंगे आप लोग different, are different. ये होता है आपका नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। इसके अंतर्गत हम स्टडी करेंगे वो है आपका, ये लीजिए, इसके अंतर्गत स्टडी करना है पहला एनायन वैकेंसी, या इस प्रकार का नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट प्रेजेंट होता है ड्यू टू presence of anionic vacancy, और दूसरा ड्यू टू presence of एक्स्ट्रा केटायन। ये लीजिए दो प्रकार के होते हैं। चलिए बात करते हैं एनायनिक वैकेंसी के बारे में। एनायनिक वैकेंसी के बारे में, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एनायनिक वैकेंसी, पहला ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एनायनिक वैकेंसी, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एनायनिक वैकेंसी, ये लीजिए, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एनायनिक वैकेंसी क्या होता है समझिए। इस प्रकार की त्रुटि किसी क्रिस्टल जालक में तब उत्पन्न होती है जब क्रिस्टल जालक का कोई एक एनायन, जब क्रिस्टल जालक का कोई एक एनायन, क्रिस्टल जालक का कोई एक एनायन अपने स्थान पर अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़कर बाहर चला जाता है। क्या कहा मैंने, प्रेजेंस ऑफ एनायनिक वैकेंसी के बारे में। जब भी कभी कोई क्रिस्टल लैटिस में जो एनायन होता है वो अपना इलेक्ट्रॉन अपने स्थान पर छोड़कर क्रिस्टल जालक से बाहर चला जाता है, तो इस प्रकार की जो त्रुटि उत्पन्न होती है इसको बोला जाता है एनायनिक वैकेंसी। ये एनायनिक वैकेंसी, और जब इस प्रकार की वैकेंसी क्रिएट होती है, एनायनिक वैकेंसी, जब इस प्रकार की वैकेंसी क्रिएट होती है तो देखिए नंबर ऑफ केटायन और नंबर ऑफ एनायन, केटायन की संख्या और एनायन की संख्या में केटायन की संख्या एक ज्यादा होती है। दैट मीन्स इस प्रकार के त्रुटि में जो नंबर रेशियो ऑफ केटायन और एनायन होता है वो डिफरेंट होता है। और यही तो लिखा हमने नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में कि इस प्रकार के डिफेक्ट में नंबर ऑफ एनायन और नंबर ऑफ केटायन का जो रेशियो होता है वो डिफरेंट होता है। साथ ही साथ एक बात की और डिस्कशन इसमें करना है, कोई भी एनायन का अपना इलेक्ट्रॉन अपने स्थान पर छोड़ के जाने से एक सेंटर का फॉर्मेशन होता है, एक सेंटर का फॉर्मेशन होता है। इस सेंटर को कहा जाता है एफ सेंटर, इस सेंटर को बोला जाता है एफ सेंटर, इसी सेंटर को बोला जाता है एफ सेंटर। यहाँ पर जो एफ लिया गया है वो लिया गया है अल्फाबेट, अल्फाबेट जर्मन वर्ड, जर्मन अल्फाबेट जर्मन वर्ड से, और वो जर्मन वर्ड यहाँ पर जो जर्मन वर्ड है वो है आपका फॉरवे, फॉरवे जर्मन वर्ड से लिया गया है। और इस फॉरवे का मीनिंग होता है कलर, कलर। दैट मीन्स किसी भी क्रिस्टल लैटिस के
कलरफुल होने के पीछे जो उत्तरदायी सेंटर होता है वही होता है आपका एप सेंटर। पूछा जाता है एप सेंटर के बारे में, ये लीजिए एप सेंटर। किसी भी क्रिस्टल लैटिस के कलरफुल होने के पीछे जो फैक्टर होता है वो होता है एप सेंटर। किसी भी क्रिस्टल लैटिस में एनायन का अपना इलेक्ट्रॉन छोड़कर जाने से बनने वाले केंद्र को एफ केंद्र बोलते हैं, एफ सेंटर बोलते हैं। एफ यहाँ पर अल्फाबेट जर्मन वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब फॉरवे होता है। फॉरवे का मतलब कलर होता है, रंगीन होता है। दैट मीन्स किसी भी क्रिस्टल लैटिस के रंगीन होने के पीछे का रीजन होता है एफ सेंटर। जैसे कि NaCl क्रिस्टल का जो कलर होता है वो होता है आपका येलो क्रिस्टल होता है। ठीक उसी प्रकार से आपका जो KCl होता है इसका जो क्रिस्टल लैटिस का कलर होता है वो होता है आपका वॉयलेट। और जो तीसरा होता है लिथियम क्लोराइड, इसका जो कलर होता है वो होता है पिंक कलर। इन सभी के पीछे का रीजन है आपका एप सेंटर। NaCl क्रिस्टल लैटिस में क्लोराइड आयन अपना इलेक्ट्रॉन छोड़कर चला जाता है जिसके कारण एक त्रुटि उत्पन्न होती है, उसको बोलते हैं एनायनिक वैकेंसी। इसी को बोला जाता है एप सेंटर। और NaCl पीला कलर का दिखाई देता है। KCl में भी क्लोराइड आयन अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ता है और लिथियम क्लोराइड में भी क्लोराइड आयन अपना इलेक्ट्रॉन छोड़कर चला जाता है क्रिस्टल लैटिस के बाहर। क्लियर है? चलिए अब इसके बाद जो सेकंड है उतना इम्पॉर्टेंट तो नहीं है बट इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। वो है आपका ड्यू टू एक्स्ट्रा केटायन। किसी भी क्रिस्टल लैटिस के अंदर एक्स्ट्रा केटायन के प्रेजेंस होने के कारण ड्यू टू एक्स्ट्रा केटायन, किसी भी क्रिस्टल लैटिस में एक्स्ट्रा केटायन के पाए जाने के कारण इस प्रकार के डिफेक्ट की उत्पत्ति होती है। चलिए ये रहा आपका एक क्रिस्टल लैटिस। और जब कभी भी किसी क्रिस्टल लैटिस में एक्स्ट्रा केटायन पाया जाता है तो इस एक्स्ट्रा केटायन के पाए जाने के कारण इसको इलेक्ट्रॉनिकली न्यूट्रल बनाने के लिए इस क्रिस्टल लैटिस में एक इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट होता है। इस प्रकार क्रिस्टल लैटिस में एनायन केटायन का रेशो जो होता है वो डिफरेंट होता है और इस प्रकार की जो त्रुटि उत्पन्न होती है इसी को बोलते हैं एक्स्ट्रा केटायन। क्लियर है? चलिए आज की क्लास में मैंने आपको डिफेक्ट बताया। अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे इम्प्योरिटी डिफेक्ट के बारे में। अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे इम्प्योरिटी डिफेक्ट के बारे में। ये लीजिए इम्प्योरिटी डिफेक्ट के बारे में अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे। आज की क्लास यही तक रखते हैं। अच्छे से पढ़िए आप लोग और ध्यान लगा के पढ़िए। चलिए गुड बाय and good day to all of you.